ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर हमने स्क्रोटम और टेस्टिस के बारे में इसकी जानकारी हमने पूरी ले ली थी, जिसमें हमने सर्टोली सेल के कुछ कार्य दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, भी हमने पढ़ लिए थे। आज जो है अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने प्राइमरी ऑर्गन पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी। अब आज हम नर पशु के द्वितीय सेकेंडरी जो है कौन कौन से हैं वो ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें हम सबसे पहले अब देखते हैं, सबसे पहला है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आप जब इधर ये बी देखोगे 244 नंबर पे, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये जो वास इफेरेंट हैं 10-12 रेटी टेस्टी से निकल के वास डिफरेंस, ये 10-12 मिलकर के एक हेड ऑफ एपिडिडाइमस में ये देखिए खुलते हैं। एपिडिडाइमस का हेड जो है हमने देखा, इसमें जो है खुले और फिर ये नेक्स्ट अपना रूट लेते हैं। तो ये सांड में 33 से 35 मीटर, अब आप अपना इसका हिसाब लगाएं, 110 से 118 फीट लंबी घुमावदार नलिका है जो वृक्षण के पश्चिम भाग में स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला हेड, अभी मैंने बताया हेड ऑफ एपिडिडाइमस, फिर इसकी बॉडी और फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमस। नेक, सिर, बॉडी और नेक। सिर हेड में कई वासा एफरेंशिया होती हैं। वासा एफरेंशिया ये हमने देखी है, वासा एफरेंशिया। वहाँ से बॉडी व टेल तक एकल नलिका के रूप में होती है और टेल पर यह वासा डिफरेंस रूप में स्पर्मेटिकोड के शीथ में प्रवेश कर जाती है। हेड, बॉडी और टेल, ये इसका जो है 3 इसके पार्ट हैं। एपिडिडाइमस के कार्य, ये क्या करती है, अब मैंने देखा लेंथ कितनी है इसकी और ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। तो ये एपिडिडाइमस का कार्य, भंडारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज करना एवं मैचुरेशन, परिपक्व, यह शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक एवं श्रृंखलित होने तक इनको संचित करती है, स्टोर करती है। एब्जॉर्प्शन, एपिडिडाइमस की उपकला द्वारा वीर्य का जलीय घटक अवशोषित कर उसे कंसंट्रेट किया जाता है, यानी सांद्र बनाया जाता है उसको, क्योंकि पानी है ज़्यादा अगर उसमें तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जलीय घटक। ट्रांसपोर्टेशन, शुक्राणु रेटी टेस्टी से, अभी भी समझाया मैंने, इफेरेंट ट्यूब्यूल्स तक तो टेस्टिकुलर फ्लूइड के दबाव से स्थानांतरित होते हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई। शुक्राणु रेटी टेस्टी से इफेरेंट ट्यूब्यूल्स तक तो टेस्टिकुलर फ्लूइड के दबाव में, अंदर जो फ्लूइड है उसका दबाव से स्थानांतरित होते हैं, लेकिन बाद में वृक्षण की आंतरिक परत पर उपस्थित सिलिया क्या होती हैं, मैंने आपको बताया, छोटी छोटी धागे जैसी रचनाएं, बाल टाइप सिलिया मांसपेशियों के तंतु में ऊतकों के संकुचन से वास डिफरेंस में धकेल दिए जाते हैं। स्क्रीशन, अधिवृक्षण की कोशिकाओं का स्क्रीशन शुक्राणुओं को भंडारण के समय जीवित रखता है, अतः पोषण देता है। स्क्रीशन इनका
इसी में शुक्राणु, अंडरलाइन कर लेना, ये तो फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछा ही जाता है पक्का। इसी में शुक्राणु 60 डेज, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा 90 डेज। ये दोनों में डिफरेंस अलग अलग क्यों आ रहा है देखता हूँ मैं, लेकिन ये शायद ये 60 डेज ही है। इसी में शुक्राणु 60 डेज तक जीवित रहते हैं। यदि समय से श्रृंखलित नहीं होते तो पुनः एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब आता है हमारे पास वास डिफरेंस, शुक्र वाहिका, अधिवृक्षण एपिडाइमस और वास डिफरेंस, यानी कि ये है वो नलिका जो शुक्राणुओं का वाहन करती है, ले जाती है। यह एपिडाइमस की वाहिका की निरंतर नली होती है तथा संख्या में 2। यह टेल ऑफ एपिडाइमस से पतली नलिका के रूप में निकलकर इसी के पश्चिम बॉर्डर पर ऊपर की ओर उठ जाती है और स्पर्मेटिकोड के अंदर, स्पर्मेटिकोड के अन्य घटकों के साथ, अन्य घटक कौन से? स्पर्मेटिकोड में अन्य घटक जो हैं वो कौन कौन से हैं वो कल मैंने आपको बताए थे। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ होगी नर्व, इसके साथ होगी वेन, इसके साथ होगी आर्टरी। ये चारों की चारों चीज़ें स्पर्मेटिकोड में से, इंग्वाइनल रीजन में से अंदर बॉडी में एंटर करती हैं। ये इसका मतलब है कहने का। इसको यूँ अच्छी तरह से समझो, दोबारा समझो इसको। ये जो स्पर्मेटिकोड है इसके अंदर वास डिफरेंस, सेकंड नर्व, तीसरा आर्टरी, चौथा वेन। आर्टरी ब्लड लाती है, वेन ले जाती है, नर्व सेंसेशन देती है और ये शुक्राणुओं को ले जाती है। तो ये चारों चीज़ें स्पर्मेटिकोड के अंदर से इंग्वाइनल रीजन के अंदर जाके बॉडी के अंदर चली जाती हैं, इंग्वाइनल रीजन में। इंग्वाइनल कैनाल से बाहर निकल जाती हैं, यानी कि उधर टेस्टिस से होते हुए उधर बाहर, उधर आ गई अंदर बॉडी में। ये मूत्राशय के ऊपरी पश्चिम भाग से होती है। ये शायद यहाँ ये डायग्राम में भी दिखा रखा है, आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही है, वास्ट डिफरेंस। ये अंदर बिल्कुल ब्लैडर के पास। डायग्राम 248 खोल लेना अगर नहीं समझ में आए तो। बहुत ही सुंदर जो है दे रखा है। ये इस्चिल आर्च और ये इंग्वाइनल रीजन में, ये देखें यहाँ से ये इसमें एंटर हो रही है, इंग्वाइनल कैनाल से बाहर निकल। यह है मूत्राशय के ऊपरी पश्चिम भाग से होती हुई शुक्राशय सेमिनल वेसिकल के ऊपर से निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे अदृश्य हो जाती है। ये सही बिल्कुल। ये इसमें आप सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि को डायग्राम 248 पे देखोगे, साथ साथ देखो तभी ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों दे रखे हैं और ये यहाँ पे इसमें एंटर हो जाती है, इसमें सेमिनल वेसिकल के नीचे और प्रोस्टेट में ये जा करके ये देखिए इसको, ये लुप्त हो गई है। लेकिन ये लुप्त क्या हुई है, ये यहाँ पे अब जो है हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे सेशन यूरेथ्रा, उसमें ये आगे जा करके छिद्र, एक छिद्र है वहाँ, अभी हम पढ़ेंगे कौन सा छिद्र है, वहाँ पे ये खुलती है। अभी ये आ जाएगा इसमें डिटेल। कैनाल सेवा यह मूत्राशय के ऊपरी पश्चिम भाग से होती है। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल के ऊपर से निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे अदृश्य हो जाती है। अदृश्य होने से पहले चौड़ी हो जाती है और इस विस्तारित है, ये विस्फारित क्या होता है, विस्तारित यानी कि एक्सटेंडेड भाग जो है, फूला हुआ भाग है, इसको एम्प्यूला कहते हैं। यस, ये दे रखा है डायग्राम में, इसको एम्प्यूला कहते हैं। ये दोनों सेमिनल वेसिकल एक दरार रूपी छिद्र के रूप में कॉलिक्यूलस सेमिनेलिस के साथ यूरेथ्रा की छत पर खुल जाती हैं। यूरेथ्रा की छत पर ये खुल जाती हैं। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना कि ये कहाँ खुलती हैं। कॉलिक्यूलस सेमिनेलिस के साथ यूरेथ्रा की छत में खुल जाती हैं। तो ये छिद्र हैं, इनका नाम सेमिनल वेसिकल, एक दरार रूपी छिद्र के रूप। ये
आपने इसका नाम भी याद रखना क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सेशन पेनिस, यह कोमल, लचीला एवं स्पंजी अंग है जो मादा के साथ संभोग में सहायता करता है। यह इस्चियल आर्क से लेकर दोनों जंघाओं के बीच में होता है। इस्चियल आर्च और दोनों जंघाओं के बीच में होता हुआ अम्बलाइकल क्षेत्र तक पहुंच जाता है। अब आप जब इस डायग्राम को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, इस ये जो जहाँ दे रखा है सिग्मोइड फ्लेक्सर लिखा हुआ है, ये जो डॉटेड है इस पूरे को देखो आप, ये पूरा का पूरा जो है वो पेनिस है। ये देखिए, ये इंग्वाइनल रीजन से जो है वो इंग्वाइनल रीजन में से स्टार्ट है। ये इस्चियल आर्च, जहाँ इस्चियल आर्च, ये घुमाव जो है बॉडी का, ये देखें इस्चियल आर्च है, ये कॉपर ग्लैंड के नीचे आप देखोगे तो यहाँ से ये स्टार्ट होकर के ये सिग्मोइड फ्लेक्सर बनाता हुआ और ये बाहर, ये देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये अम्बलाइकल क्षेत्र, देखिए अम्बलाइकस कहते हैं, ये जो सुंडी हमारी धुन्नी सुंडी अम्बलाइकस पड़ी है ना, वहाँ के लगभग नज़दीक पहुँच जाता है ये, तो यहाँ आकर के ये क्षेत्र तक होता है। यह बेलनाकार होता है तथा वयस्क सांड में लगभग 3 फीट लंबा एवं 1 इंच व्यास का होता है। 1 इंच व्यास यानी कि व्यास गोल, 1 इंच गोलाई और 3 फीट इसका लंबाई। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है रूट है, बॉडी है और ग्लांस पेनिस है। रूट जड़ जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो पहले ये इस्चियल आर्च से शुरू होता है, अभी मैंने आपको बताया। ये इस्चियल आर्च देखिए, कॉपर ग्लैंड जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से इस्चियल आर्च शुरू होती है, इस्चियल आर्च से शुरू होती है। जड़ से 2 बैंड क्रूरा से जुड़े होती है। ये क्रूरा, अब ये क्रूरा है कि क्रूरा है, इसने 2 बार लिख रखा है, होता तो ये बैंड है यानी कि लिगामेंट टाइप है धागा लंबा, ये क्रूरा है या क्यूरा है, चलिए इसको देखना पड़ेगा। क्यूरा इस्चियल आर्च के लेटरल पॉइंट पर, अब इसको याद रखें आप, इरेक्टाइल उत्तकों द्वारा निर्मित होती है तथा इरेक्टर पेनिस मसल से कवर्ड होती है। ये इरेक्टर पेनिस मसल, इसको याद रखना क्योंकि ये जब सिग्मोइड फ्लेक्सर सीधी होती है तो ये पेनिस मसल जो है इसमें काम आता है, इसको सीधा करने में और वापस लेने में। 2 तरह से, एक तो रिट्रैक्टर पेनिस मसल है यहाँ पे, ये देखिए आप देखोगे आप लिखा हुआ है रिट्रैक्टर पेनिस। रिट्रैक्टर का मतलब वापस खींचना। तो जब बुल जो है गाय के साथ कोइटस करता है, मैथुन करता है, तो उस समय ये सीधा हो जाती है सिग्मोइड फ्लेक्सर, तो ये रिट्रैक्टर पेनिस जो है लूज हो जाता है और इसमें इरेक्टर पेनिस मसल जो है वो खिंचाव लेता है। और जब ये कॉपुलेशन कर लेता है, जब ये रिलैक्स हो जाता है, तो रिट्रैक्टर पेनिस मसल जिसको वापस खींच लेता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर एज इट इज जो है वो बन जाती है। नॉर्मल पेनिस के अंदर सिग्मोइड फ्लेक्सर बनी रहेगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आता है इसका बॉडी। यह एक पेनिस का बड़ा भाग है जो जड़ व ग्लांस पेनिस के बीच का हिस्सा होता है। यह पेनिस की जड़ के बाद दोनों जंघाओं के बीच में आगे की तरफ जाती है तथा एक एस की भांति की आकृति बनाती है, जिसे अंडरलाइन कर लेना, सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। ये यहाँ दे रखा है, ये एस शेप बना हुआ है देखिए, तो इसको सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं, जो स्क्रोटम के पीछे ही होती है। जनरली जब बुल में पेशाब रुक जाता है या पथरी आ जाती है अंदर, तो यही वो पोर्शन है, ये जो मुड़ा हुआ आपने जहाँ इसमें लिखा हुआ है सिग्मोइड फ्लेक्सर, यही वो मुड़ा हुआ पोर्शन है, यहीं पर ही ज़्यादातर स्टोन मिलता है। तो ये इसको आप देखें, ये इससे स्क्रोटम से सिर्फ लगभग अंदाजन
4 इंच के ऊपर ये जो है टर्न लेती है सिगमोइड फ्लेक्सर। तो जब ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ 4 इंच ऊपर ही इंसिजन लगाते हैं और इस सिगमोइड फ्लेक्सर के इस घुमाव को, लास्ट वाले को पकड़ के जब बाहर खींचते हैं तो वहाँ स्टोन जो है वो मिलता है, और उसको काट के स्टोन को निकाल करके और चीरा लगा सूचर करके इसको अंदर डाल के बाहर स्किन पे सूचर लगा देते। तो ये जो पोजीशन आपको इसलिए पता होनी चाहिए, एनाटॉमिकली इनकी पोजीशन, उस समय ये आपके काम आती है। ये देखिए यहीं इसी के अंदर स्टोन होता है। ये जो लास्ट इसका घुमाव है एस शेप का, ये जो लास्ट वाला ये वाला घुमाव है ना, एस यूं बना यूं आता है, जो ये वाला लास्ट वाले घुमाव के बिल्कुल घुमाव पर वो जो है पथरी ज़्यादातर पाई जाती है। इसके बाद स्क्रोटम के बेस के बाद दोनों स्पर्मेटिकोड के बीच से होती हुई ग्लांस पेनिस से जुड़ जाती है। तो ये पूरा जो है ये जड़ रूट बॉडी। अब इसका आता है ग्लास पेनिस, ग्लांस पेनिस। ये पेनिस का स्वतंत्र व अंतिम भाग है। ये हल्का घुमावदार, इसके टिप पर एक ग्रूव होता है, ग्रूव खड्डा। बाह्य यूरेथ्रा का छिद्र इसी ग्रूव में होता है। कहने का इनका यही मतलब है कि इसका जो छिद्र है, यानी कि ये जो बॉडी है जो इसकी किसकी पेनिस की, वो किस में खुलती है? ये जो ग्लास पेनिस का खड्डा है इसके अंदर एक छोटा छिद्र है, ये इसकी ओपनिंग होती है। ये क्यों बताना जरूरी है, आपको पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार जब पेशाब रुक जाता है तो आपको कैथेटर पास करना पड़ता है। अब आप ग्लास पेनिस का मुंह आगे से पकड़ के बैठे रहना, कहाँ से वो मैं कैथेटर डालूं? इसके अंदर एक ग्रूव है, खड्डा है, ग्लास पेनिस के अंदर खड्डा है, उसके अंदर जो ये जो ओपनिंग होती है, तो वहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो वो ओपनिंग नज़र आ जाएगी आपको, और वहाँ जब कैथेटर डालोगे तो वो सीधा कैथेटर जो अंदर चला जाएगा। तो ये क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं, कई बार तो यहाँ से बारीक तार भी डालनी पड़ती है। अगर हमें देखना हो कि स्टोन कहाँ है, तो जितनी लंबाई की तार अंदर चली गई, बाहर से उतनी मिणती करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ जो है वो स्टोन अंदाज़ा होगा। आजकल तो एक्सरे वगैरह आ गए, अब तो एक्सरे करके पता चल जाता है, देख लेते हैं कहाँ है। लेकिन ये पहले की थ्योरियाँ हैं, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन कहाँ फील्ड में एक्सरे होगा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम ये तार से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही अगर जहाँ स्टोन होगा वो तार जहाँ जाके उसके टकराएगी, बाहर आवाज़ आएगी, आपको टन टन की आवाज़ आती है। जब आप उसके ऊपर टकराओगे ना उसको, पत्थर पे तार को, तो आवाज़ आती है। तो इसलिए इस सुराख का आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है कि ये कहाँ होता है। जो ग्लांस पेनिस है उसके टिप पे एक ग्रूव है, खड्डा, उस खड्डे के अंदर वो जो है छिद्र होता है। यह एक त्वचीय थैले से घिरा हुआ, या इस प्रकार कह सकते हैं त्वचीय थैले के अंदर होता है, जिसे प्रेप्यूस कहते हैं। वास्तव में ऊपर जो है प्रेप्यूस आ जाता है, ये अंदर रहता है। ऊपर इसके वो जो त्वचीय थैला है वो यूं ऊपर आ जाता है, इसके वो रहता है हमेशा ऊपर, ताकि इस पर कोई रेत नहीं डले या कोई चोट नहीं लगे इस पर। तो इसलिए बचाव के लिए ये प्रेप्यूस इसके ऊपर होता है। नेचर ने इसका बचाव के प्रेप्यूस कहते हैं। सांड में वीर्य बनाकर निम्न मार्ग से बाहर निकलता है। तो ये इस मार्ग को आप क्योंकि बाद में हम इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन ये मार्ग नीचे आ गया है, देख लें इसको, बहुत सुंदर। इसको अगर आप समझोगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मार्ग, ये पूछा भी जाता है कि आप इसका मार्ग को जो है वो दर्शाएं। 2.5 नंबर का, 5 नंबर का कई बार आ जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने आपको पढ़ाया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में नीचे पीछे पढ़ा हमने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं तो बनते हैं वो स्पर्म हजारों। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आएंगे? ट्यूबुली रेक्टाई, नो, हाँ, यस, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पतली नलिका है उसको ट्यूबुली रेक्टाई कहते हैं। और ये सभी जितने भी जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस हैं, उन सब की नलिकाएं छोटी छोटी जो हैं वो रेटी टेस्टी में खुलती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये
रेटी टेस्टी में आया सीमन। इसके बाद में मैंने आपको अभी बताया था कि इफेरेंट जो हमने पढ़ा था वास इफेरेंट 10-12 मिल करके वास इफेरेंट में गया ना ये, तो वास इफेरेंट के थ्रू जो है ये एपिडिडाइमस में जाएगा। एपिडिडाइमस के थ्रू वो वास इफेरेंट था, वास इफेरेंट के थ्रू एपिडिडाइमस में जाएगा और एपिडिडाइमस से ये वास डिफरेंस में जाएगा। ये ध्यान रखें, वास डिफरेंस से ये एम्प्यूला है, ये गलत लिख रखा है इसमें, इसको एम्प्यूला करो, ये एम्प्यूला में जाएगा। जो वास डिफरेंस का जो है फूला हुआ भाग, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, फूला हुआ भाग है और ये सेमिनल वेसिकल के और प्रोस्टेट के पीछे जाकर के सेमिनल वेसिकल के ऊपर के वाले भाग में जाकर के ये खुलता है। तो ये एम्पुला, और एम्पुला से ये यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से सीमन आउट थ्रू पेनिस, ग्लांस पेनिस। तो ये इसके अंदर यहाँ यूरेथ्रा में ये जो ग्लैंड्स हैं उन सब का स्क्रीशन यहाँ यूरेथ्रा में जो है, ये देखिए निशान दे रखा है, यहाँ इन सब का स्क्रीशन इसमें मिल करके ये सीमन की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो ये देखिए ट्यूब्यूल सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये इसके अंदर यूरेथ्रा में एंटर होता है, फिर ये बाहर जाता है। तो ये डायग्राम दे रखा है, ये ऊपर तो टेस्टिज नहीं दिखाया है इसने, यहाँ टेस्टिज लिखा है, ये सही किया, ऊपर भी टेस्टिज लिखना चाहिए था यहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिज से एपिडिडाइमस, दोनों टेस्टिज से 2 एपिडिडाइमस दोबारा, दोनों एम्प्यूला में, और इन दोनों एम्प्यूला से कहाँ आएगा, ये हमारे पास यूरेथ्रा आ गया। यूरेथ्रा से वेसिकुलर ग्लैंड्स दोनों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स दोनों और प्रोस्टेट ग्लैंड एक, इन तीनों 5 का ये स्क्रीशन इसमें मिल रहा है और ये यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बाहर जो है वो आ रहा है। तो ये बड़ा सुंदर और डायग्राम अगर समझोगे तो इसको बड़ा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कहीं किंतु परंतु बड़ी बात नहीं है, इसको याद कर लेना। कई बार ये डायग्राम का ढाई नंबर का दे देते हैं, क्योंकि इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और सिक्रीशंस का पूरा आपको नॉलेज है, ये इससे ही पता चल जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम ये जो पढ़ेंगे सहायक अंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।